आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। साथियों, अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको दो एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से बन करके भारत में आए थे उनके विषय में बताया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब उसी क्रम में आगे आज हम जो दूसरे और एक्ट आए उनके विषय में बताएंगे। एक चीज़ आप सभी लोग अच्छी तरह समझ लीजिए कि एक कॉन्सेप्ट, अगर आपने मेरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लेक्चर पढ़े होंगे, सुने होंगे, तो उसमें भी मैं एक कॉन्सेप्ट लेके चला था। और वो क्या थी? वो थी युद्ध के स्थान पर शांति की कॉन्सेप्ट ऑफ पीस, शांति की राजनीति। जब 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन हुआ तो एक नई विधा आई इंटरनेशनल राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, शांति की राजनीति। वो पूरे जितने चैप्टर मैंने पढ़ाए वो उसी कॉन्सेप्ट को मैंने आधार मान करके सारे चैप्टर पढ़ाए, उस पर लेक्चर दिए। अब देखिए, ये दूसरा विषय है। अब हम इसमें भी आपको एक कॉन्सेप्ट देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान पढ़ाने के लिए मुझे संवैधानिक विकास की जो यात्रा है उसको लेके अभी हम लोग चल रहे हैं। अब इसमें क्या चीज़ हमारे सामने आई है कॉन्सेप्ट, जैसे उसमें शांति की राजनीति आई थी, इसमें आई है रूल ऑफ लॉ की। देखिए, इसी पर जितनी भी एक्ट हैं और मेरे द्वारा बोले जा रहे जितने भी लेक्चर हैं, एक यही कॉन्सेप्ट है, इसी को आधार बना करके, और ये कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कॉन्सेप्ट क्या है साथियों? भारत में रूल ऑफ लॉ की स्थापना की शुरुआत, जैसा कि आप जानते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई। अब ये चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो भारत में रूल ऑफ लॉ की कॉन्सेप्ट, अब इसी कॉन्सेप्ट पर ही सारी पूरी थीसिस, पूरा का पूरा संवैधानिक विकास की यात्रा के साथ साथ पूरा का पूरा संविधान टिका हुआ। तो एक अच्छे अध्यापक की ये पहचान होती है कि एक कॉन्सेप्ट चुना जाता है, वो जब काफ़ी बड़ी मात्रा में जब अध्ययन किया जाता है तो एक उभर करके एक उसका निष्कर्ष आता है, एक कॉन्सेप्ट आती है कि आखिर ये विषय कहना क्या चाहता, आखिर हम पढ़ा क्या रहे हैं। तो एक मूल चीज है भारत में रूल ऑफ लॉ की स्थापना। तो आइए साथियों, इस संवैधानिक विकास के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए, रूल ऑफ लॉ को समझ लीजिए। रूल ऑफ लॉ को हिंदी में कहते हैं कानून का शासन। तो जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दी थी, उसी प्रकार से संविधान को पढ़ाते समय मैं एक पुनः आपको ये कॉन्सेप्ट देता हूँ। भारत में कानून के शासन की स्थापना तो स्थापित तो हो ही रहा है, धीरे धीरे शुरुआत हो गई। अब देखिए, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला एक्ट है 1786 का। 1786 का एक्ट है। एक बात यहाँ पर और साथियों में बताना चाहता हूँ कि 1858 के पहले जो कानून बन करके ब्रिटेन से भारत आए, उनको भारत शासन अधिनियम कहने में थोड़ी दिक्कत है। हालांकि ये बात सच है कि 1833 के बाद या 1833 से लेकर के जो बाद में आए उनको हम भारत शासन अधिनियम कह सकते हैं, लेकिन 1833 के पहले जो कानून बन करके आ रहे हैं उन्हें भारत शासन अधिनियम कह सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें दिक्कत ये है कि जो गवर्नर जनरल है तो वो गवर्नर जनरल नहीं है,
वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। हालांकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई थी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी, एक बम्बई और बंगाल प्रेसिडेंसी। तो मद्रास की और बम्बई प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन कर दिया गया था। तो अब यहाँ पर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लगा है, यानी बंगाल लगा देने से एक उस गवर्नर जनरल कहीं ना कहीं सीमित हो जाता है। तो सीमित ऐसे हो गया कि थोड़ी शक्तियाँ तो प्रेसिडेंसियों के द्वारा अधीन कर दी गई गवर्नर जनरल के, लेकिन फिर भी वो जो मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी थी वहाँ पर विधायी शक्तियाँ फिर भी उनके पास बनी रहीं। तो हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अभी उसे नहीं कहा जा सकता है। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसे नहीं कहा जा सकता है। तो ब्रिटेन से आने वाले कानून जो है वो अभी केवल उनकी इतनी ही प्रकृति है कि वो कंपनी के शासन को धीरे धीरे कम करें, कंपनी के प्रभाव को, उसकी शक्ति को धीरे धीरे कम करें। तो कम करने की तरफ ध्यान है और कम किए जा रहे हैं। लेकिन भारत शासन अधिनियम जब कोई बन के आएगा तो वो अधिनियम पूरे भारत, जब वो कानून, गवर्नर जनरल के पास अभी इतनी शक्तियां नहीं हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास, और जब पूरा कानून बन के तब आएगा जब वो ब्रिटिश क्राउन द्वारा वो नियुक्त होगा और इसके बाद में उसके द्वारा बनाए गए कानून पूरे भारत में लागू होंगे। अन्यत्र कोई प्रेसिडेंसी कानून बनाने की शक्ति नहीं रखेगी। तो इसलिए अभी 1833 के पहले के जो एक्ट बन के आ रहे हैं तो उनको हम एक्ट कह सकते हैं, कानून कह सकते हैं, नियामक कानून कह सकते हैं। लेकिन भारत शासन अधिनियम हम 1833 से मान सकते हैं। जब हम 1833 पे पहुंचेंगे तो 33 में क्या है वो मैं बताऊंगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1858 में जो भारत शासन अधिनियम प्योर था उसमें कंपनी के शासन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। तो वहाँ से भारत शासन अधिनियम की शुरुआत होती है। लेकिन हम 1833 के भी एक्ट को अगर आप लोग चाहें तो भारत शासन अधिनियम कह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मेरे दिमाग में पंच कर रहा था तो मैंने इसको, चूँकि कानून एक तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं तो कानून की बारीकियों को भी बड़ा समझना चाहिए, ताकि कोई किसी विद्वजन की सभा में आप बोल रहे हों या बातचीत कर रहे हों तो कोई उंगली न उठा सके। तो आइए देखते हैं कि ये 1786 का एक्ट, ये तीसरा एक्ट है और ये बहुत छोटा सा एक्ट है और इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की शक्तियों को और इसमें वृद्धि की गई और बढ़ाया गया। और बढ़ाया ये गया कि जो पहले वो अपनी परिषद के जो सदस्य होते थे तो उनके बहुमत के आधार पर निर्णय लेता था, लेकिन अब उसकी शक्तियों में और वृद्धि करते हुए ये इस कानून में ये व्यवस्था की गई कि अगर वो विशेष परिस्थिति में चाहे गवर्नर जनरल तो अपने जो परिषद के सदस्य हैं उनके निर्णय को रद्द कर सकता है, निरस्त कर सकता है और अपने निर्णय लागू कर सकता है। अब देखिए यहाँ बहुत बड़ी शक्ति, धीरे धीरे गवर्नर जनरल की शक्तियों में इजाफा हो रहा है। और देखिए ये कानून, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस गवर्नर जनरल की शक्तियाँ धीरे धीरे बढ़ाई जा रही हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये एक्ट बहुत छोटा है कि एक इसमें और चीज़ छूटी जा रही है कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है इसको सेना की शक्तियाँ भी दे दी गई। ये जैसे हमारे देश का राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष है और तीनों जनरल, वायुसेना के हों चाहे जल सेना के हों चाहे थल सेना, तीनों जनरल उसके अधीन हैं। तो उसी प्रकार से ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को भी ये मुख्य सेनापति का भी पद इसको दिया गया कि अगर युद्ध होता है तो ये जब आदेश करेगा तभी युद्ध होगा, आगे बढ़ेगा। तो इसको सेना की शक्तियाँ भी दी गई, इसको मुख्य सेनापति भी बनाया गया और ये इस एक्ट में था। अब इसके बाद अगले एक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो 1793 का एक एक्ट है। हालांकि
साथियों, इसमें एक चीज़ ध्यान देने की है कि ये कुछ स्टैंडर्ड किताबें जो होती हैं उसमें ये 1786 का और 1793 का एक्ट नहीं दिया होता है, और वो इसलिए नहीं दिया होता है, जो स्टैंडर्ड किताबें होती हैं जो जिससे जो प्रतियोगी छात्र हैं और जो तैयारी करते हैं स्टैंडर्ड किताबों से पढ़ते हैं उनको गहराई से, वो इसलिए इनका जिक्र नहीं किया होता, क्योंकि ये ज़्यादातर कानून जो शुरुआती दौर के हैं ये कंपनी के ऊपर शिकंजा कसने के लिए हैं, उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए और कंपनी के अधिकारों को धीरे धीरे कम करने के लिए हैं। तो चूँकि कंपनी का मामला चल रहा है, हमारे भारत से अभी संबंध नहीं है, तो इसलिए शायद इनको वो देना उचित न समझते हो, लेकिन फिर भी कहीं से कोई चीज़ छूटने न पाए, हमारा ये उद्देश्य है। अब चूँकि 1793 का एक्ट है तो अब इसमें बड़ी खास बातें हैं, तो हम इसको, मुझे नहीं लगता कि हमें इसको छोड़ना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या खास बातें हैं, आइए देखते हैं। देखिए 1793 का एक्ट आपने देखा कि नंबर 1 पर है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार जो था उसको 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। अब देखिए इसमें एक चीज़ और सामने आ रही है कि जिसके अधिकार छीनने होते हैं उसके अधिकार धीरे से छीने भी जा रहे हैं, और उसी एक्ट में उसको कुछ थोड़ा सा पुरस्कृत भी किया जा रहा है ताकि उसको एकदम बुरा न लगे। तो अब देखिए इसमें देखने की बात ये है, शासन करने का तरीका ये है, इसीलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण होते हैं, ये विषय बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। बस आपको दिलचस्पी होनी चाहिए, चिंतन करने की शक्ति होनी चाहिए, तो बड़ा मज़ा आता है। अब देखिए एक तरफ ये एक्ट कंपनी के अधिकारों में कमी लाने के लिए लाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ उसी एक्ट में थोड़ा सा प्रावधान करके उनको पुरस्कृत भी किया जा रहा है। तो आगे 20 वर्षों के लिए कंपनी के जो व्यापारिक उसका जो एकाधिकार है, जो कंपनी का जो भारत पर शासन है, उसको 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। अब देखिए ये कोई खास बात नहीं है, वो हर एक्ट में 20-20 वर्ष एक तरफ उसके अधिकार छीनते जा रहे हैं, दूसरी तरफ उसको 20-20 वर्षों के लिए आगे उसके शासन को बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये कोई खास बात नहीं है, लेकिन जो खास बात इस एक्ट में है, जो हम लोगों के लिए, जो हमने कॉन्सेप्ट आपको दी है कि भारत में कानून का शासन, वो कानून के शासन की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखिए इस एक्ट में क्या है कि भारत में पहली बार जो ये वहाँ से आदेश आया ब्रिटेन से इस एक्ट के तहत कि जो भी कानून पहले बन चुके हैं, जो भी कानून आए हैं और जो भविष्य में आएंगे, उनको अब लिपिबद्ध किया जाएगा, उनको संहिताबद्ध भी किया जाएगा। तो संहिताबद्ध किया जाएगा यानी एक जगह उनको इकट्ठा किया जाएगा और उनको लिखा जाएगा, और लिखित रूप में वो कानून होंगे ताकि आगे आने वाले भविष्य में वो एक नज़ीर के रूप में काम करें, एक उनकी लिस्ट एक बने, तो भारत में उनको एक धरोहर के रूप में रहें। और दूसरी चीज़ मतलब संहिताबद्ध करना और उनको लिपिबद्ध करना यानी लिखित में रखना, ये एक बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ इसको, कि अब ये लिखित पढ़त में ये रिकॉर्ड के रूप में अब ये मेंटेन हो रहे हैं। इस एक्ट में ये व्यवस्था थी। अब देखिए विधियों को लिपिबद्ध किया जाना, और ये भी कहा गया कि वो जो लिपिबद्ध की हुई विधियां होंगी, जो संहिताबद्ध होंगी, वो उनकी व्याख्या जब कभी ज़रूरत पड़ेगी, कोर्ट में कोई जाएगा, व्यक्ति अपील करेगा, कि मुकदमा कायम होगा, तो उन विधियों की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। कानून के पीछे क्या तथ्य छिपा है, उसका कानून के पीछे क्या भावना छिपी है, क्या उद्देश्य छिपे, उसकी व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। तो साथियों, आज भी आप हमारे देश में जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसे कानून की व्याख्या करने का अधिकार है। तो आप देखिए इतिहास से आपको कितनी जानकारियाँ मिलती है सीखने को कि ये कब की बात है। ये बात है 1793 की। 1793 के एक्ट में इस देश में पहली बार ये बात लिख के आई कि विधियों को लिपिबद्ध किया जाएगा और उन विधियों की व्याख्या करने का अधिकार
सुप्रीम कोर्ट को है, यानी सर्वोच्च न्यायालय को, और वो देखिए आज भी प्रासंगिक है। सैकड़ों बरस गुजर जाने के बाद आज भी प्रासंगिक है, और सर्वोच्च न्यायालय आज आप देख लीजिए उसको कानून की व्याख्या करने का अधिकार है आज भी सुप्रीम कोर्ट को। इसके बाद अगला है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, याद रखिए 2 बोर्ड हैं, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, हिंदी में कहते हैं संचालक मंडल, वो कंपनी को चलाता है, पूरी कंपनी को चलाता है, शासन करता है, और दूसरा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो क्राउन के द्वारा बनाया गया है, ब्रिटिश सम्राट के द्वारा, यानी ब्रिटिश संसद के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया है, वो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो अभी तक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी, लेकिन अब वो वेतन जो है वो भारतीय कोष से उनको दिया जाएगा, भारतीय कोष से दिया जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स को उनकी सैलरी। अब देखिए, अब इस एक्ट में इतनी खास बातें थी। 1813 के एक्ट को देख लेते हैं कि इसमें देखिए फिर कंपनी के अधिकारों में कटौती की गई। एक तरफ कटौती की जा रही, दूसरी तरफ उसके शासन करने के अगले 20 साल के लिए फिर उसको बढ़ाया जा रहा है। एक वही व्यक्ति जो कानून बनाता है, वही व्यक्ति उसके ऊपर डंडा चलाता है, और उसी का दूसरा साथी उसको पुचकारता है। ये तरीका देखिए, तो पहली बात तो ये कि जो कंपनी का उसके अधिकार कैसे छीने गए, कि कंपनी का भारत में और चीन में जो चाय का व्यापार था, और भारत में सभी प्रकार के व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। दूसरी कोई, इसका मतलब ये हुआ, एकाधिकार का मतलब हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा दूसरी कोई कंपनी भारत में व्यापार नहीं करेगी। ये एकाधिकार का मतलब ये होता है। तो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारतीय बाज़ारों में अपना व्यापार करेगी, और चीन को उसने कंट्रोल में किया तो चीन में करेगी। अदर कोई ब्रिटेन की कंपनी या अदर कोई दूसरे देश की कंपनी आती तब तो उसको जगह ही नहीं है। और आई भारत में कंपनियां, पुर्तगाल की आई, फ्रांसीसी आई, डचों की आई, तो अंग्रेज़ों ने हरा दिया, उनसे युद्ध हुआ। लेकिन ब्रिटेन, जरा सोचिए कि ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी नहीं व्यापार करने आ सकती है। ये एकाधिकार है, मतलब इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इसके ब्रिटिश जो कानून बन के आया 1813 का, इसमें ईस्ट इंडिया के इस अधिकार को, एकाधिकार को, एक छत्र जो राज है उसको ख़त्म कर दिया गया। अब दूसरी भी कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आ सकती हैं, लेकिन इसमें ये जरूर कहा गया कि चीन से तुम्हारा चाय का जो व्यापार है वो बना रहेगा, एकाधिकार उसमें दूसरी कंपनी नहीं भेजेंगे, लेकिन भारत में अब आ सकती है। तो ये इसके अधिकारों में धीरे धीरे कटौती हो रही है, और फिर इसके बाद उसको ये भी कह दिया गया कि भैया 20 साल के लिए आप जो है वो अभी और आगे आप शासन करिए और कंपनी चलाइए भारत में। तो एक तो ये चीज़ कंपनी की चीज़ हो गई। हालांकि कोई परीक्षा की दृष्टि से मैं इसको नहीं ठीक समझता हूँ, लेकिन बेस मजबूत होना चाहिए, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। अब देखिए अगला क्या है इसमें। अगला ये दरअसल एक्ट इसलिए आया, इसको एक्ट के थोड़ा सा बैक हो लेते हैं, थोड़ा एक्ट लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो लॉर्ड वेलेजली थे, उनकी, आप जानते हैं कि लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधियाँ की, बाजीगरी उसमें दिखाई, और भारतीय राजाओं से वो सहायक संधि के बहाने से उनके धीरे धीरे राज्यों को हड़प कर लिया। अब इसके बाद इनकी जो आक्रामक नीति थी सहायक संधि में, वो उससे आक्रोश पनपा। एक तो ये समस्या, दूसरी कंपनी के जो एकाधिकार जो कंपनी का था, उसको एकाधिकार को समाप्त करना था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और तीसरा कारण जो ये था कि जो वहाँ पर जो ब्रिटेन में ईसाई मिशनरियाँ थीं, वो ईसाई मिशनरी बहुत वहाँ डिमांड कर रही थी कि मुझे भारत भेजा जाए, और वहाँ के लोगों को मतलब धर्म प्रचार के लिए हमको भेजा जाए भारत में। तो वो बहुत डिमांड कर रही थी। तो उनकी भी मांग को ध्यान में रखते हुए, और लॉर्ड वेलेजली की आक्रामक नीति, और कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए, इन सारे कारणों की वजह से 1813 का ये जो एक्ट है ये आया था। और इसकी जो खास बातें थी
कि कंपनी का तो आपने देखा कि उसके भारत में एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद भारत में पहली बार इस एक्ट के माध्यम से भारत में ईसाई मिशनरी के लोग धर्म प्रचारक के रूप में भारत में आए और भारत में स्थापित हुए और धर्म का प्रचार करने के लिए इस एक्ट के बदौलत उनको यहाँ भारत में रास्ता मिला आने का, धर्म प्रचार करने का, ईसाई धर्म का प्रचार करने का। तो इसके बाद एक और बहुत अच्छी चीज़ अंग्रेज़ों ने हमारे देश में लाई 1813 के एक्ट में कि भारतीयों की शिक्षा के लिए ये देखिए प्रथम शुरुआत होने जा रही है। भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष जो बजट है उस बजट से 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा में खर्च किया जाएगा। अब देखिए धीरे 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 किस प्रकार से भारत बदल रहा है। पहले क्या था, पहले अभी ये बहुत मामूली ये चीज़ें हैं इतने बड़े देश के लिए, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है। ये कुछ भी नहीं है कानून। ऐसी परंपराएं इस देश में हैं बेतुकी कि वो परंपराओं की अगर मैं व्याख्या करना शुरू कर दूं तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। न जाने कितनी कुप्रथाएं, न जाने कितनी गलत परंपराएं, अंधविश्वास और पाखंड से भरा हुआ ये देश रहा है। और धर्म के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड, जाति के नाम पर और इसको क्या कहते हैं ईश्वर के नाम पर। अब ये पहली बार ये थोड़ा सा ये धीरे 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 कानून का शासन स्थापित बहुत अभी अगर देखा जाए पूरा संपूर्ण अध्ययन करें तो बिल्कुल एक दाल में एक नमक के बराबर भी नहीं है ये। अब देखिए धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ रहा है। तो शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया ब्रिटिश गवर्नमेंट जो गवर्नर जनरल है वो भारत में शिक्षा के विकास के लिए खर्च करेगा। तो ये चीज़ मतलब 1813 के एक्ट में थी और ये 1813 में इतना ही।